नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। अमेरिका में कमला हैरिस के चुनावी मैदान में आने के बाद से राष्ट्रपति चुनाव दिलचस्प हो गया है। ट्रंप पर गोली चलने के बाद उपजी सहानुभूति से ट्रंप शुरुआती दौर में बाइडेन से मजबूत नजर आ रहे थे, लेकिन बाइडेन की चुनावी मैदान में हटने और उनकी जगह कमला हैरिस के डेमोक्रेटिक उम्मीदवार बनने से अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव में कांटे की टक्कर नजर आ रही है। दोनों ही अपनी तरफ से मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं। इस बीच अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव से पहले डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस की प्रेसिडेंशियल डिबेट पर दुनिया भर की नजर रही। डिलोफडेफिया के नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन सेंटर में दोनों प्रमुख पार्टियां डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन उम्मीदवार कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप की पहली बार जबरदस्त डिबेट हुई। बता दें आपको कि 90 मिनट की प्रेसिडेंशियल डिबेट में दोनों उम्मीदवारों ने अर्थव्यवस्था, टैक्स कट से लेकर अप्रवासियों का मुद्दा, गर्भपात कानून, चीन रूस यूक्रेन जंग, हाउसिंग, जॉब, विदेश नीति समेत कई बड़े मुद्दों पर बहस की। कमला हैरिस ने अपनी मध्य वर्गीय पृष्ठभूमि के बारे में बताया। कमला हैरिस का कहना है कि मैं एक मिडिल क्लास परिवार में पली बड़ी हूं। मैं अमेरिकी मिडिल क्लास की तरक्की के बारे में सोचती हूं, इसीलिए मेरे पास एक अर्थव्यवस्था का प्लान है। उन्होंने राष्ट्रपति चुने जाने पर अमेरिकी परिवारों और छोटे कारोबारियों का समर्थन करने की अपनी योजनाओं के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि हमारे देश में घरों की कमी है और मैं मिडिल क्लास के टैक्स में कटौती करूंगी, छोटे बिजनेस को बढ़ावा दूंगी। उन्होंने ट्रंप को भी आड़े हाथों लिया। कमला ने ट्रंप पर एक ऐसा सेल्स टैक्स प्लान करने का आरोप लगाया जो कि अमेरिकी मिडिल क्लास पर सालाना 4000 करोड़ का भार बढ़ाएगा। कमला ने कहा कि वो ट्रंप यानी अरबपतियों और बड़े निगमों को टैक्स में कटौती देंगी। और कमला ने कहा है कि ट्रंप का सभी आयातों पर 20% तक का व्यापक टैरिफ लगाने का प्रस्ताव महंगाई बढ़ाएगा। उन्होंने ये भी कहा है क्योंकि ये रोजमर्रा की उन वस्तुओं पर टैक्स है जिन पर आप महीने भर चलने के लिए निर्भर रहते हैं। वहीं ट्रंप ने अप्रवासियों का मुद्दा उठाते हुए कहा कि महंगाई के साथ दुनिया भर से लाखों लोग हमारे देश में आ रहे हैं, वो हमारी नौकरियां ले रहे हैं, वे हमारी ऐसी नौकरियां ले रहे हैं जो अभी अफ्रीकी अमेरिकियों के पास है। डिबेट में ट्रंप ने यह भी दावा किया कि जेलों और पागलखानों से प्रवासी यहां आ रहे हैं, इसीलिए देश में अपराध दर बढ़ता जा रहा है। उन्होंने कमला की आर्थिक नीतियों और अप्रवासियों पर उनके रुख का विरोध किया। ट्रंप ने कमला पर व्यक्तिगत हमला भी किया और कहा कि ये मार्क्सवादी हैं, इनके पिता मार्क्सवादी थे, और इस पर कमला मुस्कुराते हुए नजर आए। रूस यूक्रेन जंग पर भी ट्रंप और कमला ने आपको बता दें कि अपने अपने विचार रखे। डिबेट के दौरान कमला ने कहा कि अगर डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति होते तो पुतिन अभी यूक्रेन में कब्जा जमाए बैठे होते। उन्होंने नाटो को दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा सैन्य गठबंधन बताया। कमला ने कहा कि हमारे समर्थन के कारण यूक्रेन एक स्वतंत्र और मुक्त देश के रूप में खड़ा है। कमला ने कहा कि इजराइल को अपनी रक्षा करने के साथ ये पूरा अधिकार है कि ये युद्ध समाप्त होना चाहिए और हमें अब युद्ध विराम की जरूरत है। ट्रंप से पूछा गया कि क्या वो चाहते हैं कि रूस और यूक्रेन से जंग जीत जाए, और हालांकि ट्रंप ने इस सवाल का जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि जंग रुक जाए, मैं लोगों की जान बचाना चाहता हूं, मैं राष्ट्रपति बनने से पहले इसे रोकना चाहता हूं, मैं जेलेंस्की और पुतिन को बातचीत की मेज पर लेकर आऊंगा, ये युद्ध कभी होना ही नहीं चाहिए था। तो बता दें आपको कि अब जो ये टक्कर है काफी ज्यादा दिलचस्प हो गई है। अब कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप आमने सामने हैं। हालांकि किसकी जीत होती, किसकी हार होगी, ये एक अलग सवाल है, लेकिन अभी फिलहाल जो जंग है वो काफी ज्यादा दिलचस्प होती जा रही है। आमने सामने जब दोनों की डिबेट हुई तो कई मुद्दों पर बातचीत हुई, बहस हुई। 90 मिनट तक ये दरअसल डिबेट चली। प्रेसिडेंशियल डिबेट में दोनों उम्मीदवारों ने अर्थव्यवस्था, टैक्स कट से लेकर अप्रवासियों का मुद्दा उठाया। गर्भपात कानून, चीन रूस यूक्रेन जंग, हाउसिंग, जॉब, विदेश नीति समेत कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई और ये बहस हुई।
दोनों की नीति, दोनों की काम करने का तरीका दोनों का अलग है। और चलिए इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ मंजू सेठ जी हैं, पूर्व राजनयिक। बहुत स्वागत है मंजू जी आपका। और हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत मंजू जी आपके साथ करते हैं, क्योंकि जिस तरह से अभी फिलहाल अमेरिका के हालात दिखाई दे रहे हैं, राष्ट्रपति चुनाव जो है अब काफी ज्यादा दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप वर्सेस कमला हैरिस, क्या ये वाकई अब चुनाव कांटे की टक्कर हो गया है? क्योंकि अभी तक तो ये कहा जा रहा था कि जो बाइडेन इस रेस में है, लेकिन अब कमला हैरिस का नाम सामने आया। और ये चुनाव अब कमला हैरिस का नाम सामने आने के बाद कितना ज्यादा कांटे की टक्कर हो गया और कितना दिलचस्प हो गया? मंजू जी। लीड में थे एज कैंडिडेट, एंड उनका ऑलमोस्ट पोल्स में भी और लग रहा था कि वो ही जीतेंगे। हालांकि जो बाइडेन के लिए भी बहुत सपोर्ट थी, लेकिन जब ये लास्ट डिबेट हुई थी उसके बाद ऑब्वियस हो गया था कि उनकी जो स्टैंडिंग है थोड़ी कम हो गई है। उनके हेल्थ इश्यूज वगैरह दिख रहे थे सबको। तो जब से कमला हैरिस आई है, वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस आई है प्ले में, डेफिनेटली एक नई जोश एक प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में आ गया है। और दोनों अब जैसे कहा जा रहा है बिल्कुल नेक टू नेक हैं। और सम पोल्स आर सेइंग कि वो अहेड हैं डोनाल्ड ट्रंप, और कोई कह रहे हैं कमला हैरिस आगे हैं, या नेक टू नेक है। तो बहुत ही दिलचस्प एक इलेक्शन रहेगा। और सभी पूरा वर्ल्ड देख रहा है, वेट कर रहा है कि कौन इसमें आगे आएगा। और सब अपने अपने नजरिए से सब देख रहे हैं कि ये कैसे कौन आगे आएगा। और जो कल की डिबेट थी, जो आज सुबह की रात है हमारे टाइम के हिसाब से, जो आज की डिबेट थी उसमें बिल्कुल डिफेंसिव पे देखा गया डोनाल्ड ट्रंप को। क्योंकि कमला हैरिस अपनी जो पॉइंट्स हैं और अब जो अपना एनर्जी है और जो उनका स्टाइल है, उससे उन्होंने काफी डिबेट को ऐसे लगता है कि डोमिनेट किया है। लेकिन दोनों की आपस बहुत ही, क्योंकि सपोर्ट बेस दोनों का काफी इनका भी काफी है, डोनाल्ड ट्रंप का भी और इनका भी अब बढ़ गया है, स्पेशली विमेन और यंग लोगों में। तो एक बहुत एक दिलचस्प एक होगा आगे चल के। लेकिन देखना होगा, क्योंकि जो ये वॉर्स हुई हैं इनको आई थिंक दोनों जो बाइडेन और कमला हैरिस पे इसका एक मुझे लग रहा है एक थोड़ा नेगेटिव असर हुआ है लोगों के बीच में, क्योंकि वो अमेरिकन लोगों के बीच में, क्योंकि वो नहीं चाहते कि ऐसे लंबी लड़ाइयों में अमेरिका फंसा रहे। और उनकी जो इन्फ्लेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, उन सब और जो उनके इश्यूज हैं ऑफ कंसर्न, उनके ऊपर ना फोकस करके लड़ाइयों पे फोकस हो रहा है। तो थोड़ी उसकी वजह से नाराजगी है अमेरिका में, लेकिन अमेरिकन की यंग लोगों में स्पेशली। और विमेन ऑल्सो, जो अबॉर्शन वाला जो उन्होंने रद्द कर दिया, जो एक वहाँ पे एक था उसको, जो रेड वाला था, उन्होंने ओवरटर्न कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि अबॉर्शन नहीं कर सकते हैं। तो इसकी वजह से भी बहुत एक सपोर्ट उनका थोड़ा कम हुआ है विमेन वोटर्स में डोनाल्ड ट्रंप का। और कमला हैरिस ने कहा है कि वो सपोर्ट करती है इसके लिए, और बिल्कुल वो एज ए वुमन वो चाहती है कि एक राइट जो है, ऑटोनॉमी जो है हर एक औरत को होनी चाहिए। तो आगे चल के देखेंगे कैसा चलता है, लेकिन बिल्कुल बहुत दिलचस्प हो गया है, बहुत इंटरेस्टिंग ये इलेक्शन रहेगा। बिल्कुल बहुत इंटरेस्टिंग ये इलेक्शन रहेगा, क्योंकि इसमें अब कांटे की टक्कर बताई जा रही है। संजीव जी, मैं आपका रुख कर लेती हूँ, क्योंकि देखिए कमला हैरिस ने बिल्कुल लोगों से कनेक्ट होने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि देखिए मैं एक मिडिल क्लास परिवार में पली बड़ी हूँ, मैं अमेरिकी मिडिल क्लास की तरक्की के बारे में सोचती हूँ, इसलिए मेरे पास एक अर्थव्यवस्था का भी प्लान है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति चुने जाने पर अमेरिकी परिवारों और छोटे कारोबारियों का समर्थन करने की अपनी योजनाओं के बारे में उन्होंने बताया।
उन्होंने ये भी कहा कि देखिए देश में घरों की कमी है और मैं चाहती हूँ कि सबको घर मिले, टैक्स में कटौती करूंगी, छोटे बिजनेस को बढ़ावा दूंगी, अलग अलग चीजों को उन्होंने टच करने की कोशिश की। अब सवाल इस बात को लेकर है, क्या लगता है कि इस चुनाव में जो एक टच उन्होंने देने की कोशिश की है मिडिल क्लास फैमिली को, अपने बारे में, अपनी परवरिश के बारे में बताया, तो वो कनेक्शन क्या वो बना पाने में कामयाब हुई हैं या फिर हो सकती हैं क्या आगे भी? देखिए, ये जो डिबेट थी काफी अच्छी डिबेट कही जा सकती है। और यदि आप इसकी पिछले प्रेसिडेंशियल डिबेट से तुलना करें, जब राष्ट्रपति बाइडेन और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच में जो मुकाबला हुआ था, उससे कहीं ज्यादा उच्च स्तरीय ये डिबेट रही। और दोनों ही नेताओं ने अपने अपने विचारों को स्पष्ट तरीके से रखा। और जहां तक कमला हैरिस का प्रश्न है, यद्यपि कि वो नए उम्मीदवार के तौर पर आई, लेकिन वो बहुत ही कम समय में एक बहुत ही अच्छा और शानदार परफॉर्मेंस करने में और अमेरिका की जनता के साथ अपना टच बना पाने में और सफल रही हैं। और उन्होंने ये जो पूरी जो डिबेट में जिस तरीके का परफॉर्मेंस किया, जिस तरीके के उनके विचार रहे और जो उनके विचारों को रखने का तरीका था, वो जाहिर है कि वो निसंदेह एक बेहद अच्छे तरीके से उन्होंने अपनी बातों को रखा। और वहीं राष्ट्रपति ट्रंप, जो कि रिपब्लिकन पार्टी के नॉमिनी हैं, उन्होंने भी उन्हें एक कड़ी टक्कर दी, मैं कहूँगा। और दोनों के बीच में एक जोरदार मुकाबला रहा। और ये अब देखना होगा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो अनडिसाइडेड वोटर्स है, जो वहाँ के स्विंग स्टेट्स में, इसका क्या असर पड़ता है। क्योंकि आप जानते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जो राष्ट्रपति चुनाव के जो रिजल्ट्स होते हैं, वो अल्टीमेटली वहाँ के जो अनडिसाइडेड वोटर्स हैं, जो न्यूट्रल वोटर्स हैं, जो किसी दल से संबंधित नहीं है, उनका वो किस पाले में जाकर के बैठते हैं और उसके ऊपर ये निर्णय होता है। और जो स्विंग स्टेट्स अनडिसाइडेड वोटर्स का समर्थन किसको जाता है, वो आने वाले समय में देखना होगा। लेकिन ये जो दोनों नेता हैं, उन्होंने अपने विचारों को स्पष्ट रूप से रखा। और जहां तक कमला हैरिस का प्रश्न है, वो डेमोक्रेटिक पार्टी की नामिनी हैं और एक जो लिबरल लेफ्ट जो लीनिंग की वो कैंडिडेट हैं, जबकि डोनाल्ड ट्रंप एक कंजर्वेटिव सोच रखने वाले जो नेता हैं, एक प्रखर राष्ट्रवादी, अमेरिका फर्स्ट की नीति पर चलने वाले और अमेरिका के इंटरेस्ट को आगे रखने वाले नेता के रूप में जाने जाते हैं। और विशेष रूप से मैं कहूँगा कि डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि अनकन्वेंशनल है। वो एक ट्रेडिशनल कन्वेंशनल पॉलिटिशियन नहीं रहे। वो पहले उद्योगपति थे, आज भी वो उद्योग जगत में है, लेकिन वो राजनीति में जब आए तो एक नए तरीके की सोच लेकर के आए, जिसमें कि वो अमेरिका फर्स्ट की बातें करते हुए नजर आते हैं। और जाहिर है कि वो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के आधार पर अपनी आर्थिक नीतियों को, अपनी विदेश नीति को भी वो उसी आधार पर तौलते हैं कि उनको अमेरिका को उनकी नीतियों से पहले कितना फायदा होगा, कितना नुकसान होगा। यहाँ तक कि उन्होंने नेटो के ऊपर भी जो है टैक्सेस वगैरह को बढ़ाने की बात, नेटो से अपना जो कंट्रीब्यूशन है वो बढ़ाने की बात करके जो है नेटो को भी इस बात के लिए प्रेरित किया कि वो अधिक से अधिक इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन करे इस अलायंस में, जो कि एक अनकन्वेंशनल सोच थी। लेकिन वो, जैसा कि मैंने कहा कि क्योंकि उद्योगपति रहे हैं और वो ट्रांजैक्शनल हैं, वो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के आधार पर अपनी नीतियों को तय करते हैं, तो उनकी सोच अलग है। और उनकी सोच वाकई दोनों की देखिए अलग अलग है, सोच अलग है, नीति अलग है, काम करने का तरीका अलग है। लेकिन मंजू जी, ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो डोनाल्ड ट्रंप के फेवर में जा सकते हैं, फेवर में उनके जा सकते हैं? यूथ क्या वाकई डोनाल्ड ट्रंप को पसंद करेगा? काफी बड़े नंबर में हैं जो उनको सपोर्ट करते हैं, मेरा मानना है। क्योंकि एक जो उन्होंने ऑफकोर्स अमेरिका फर्स्ट एंड जॉब क्रिएशन की जो बात की है, एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, बहुत इंपॉर्टेंट है सीरियसली। और दूसरी चीज जो है इमिग्रेशन। हाँ, ये बिल्कुल इमिग्रेशन में जो एंटी इमिग्रेंट सेंटिमेंट है, हाँ, वो काफी हाई है वहाँ के लोगों में, स्पेशली हाँ, क्योंकि उनको जो उनकी क्या कहें
नौकरियों पे, उनके जो सारे जीडीपी ग्रोथ, हर एक चीज पे उनका असर नेगेटिव जो पड़ता है। हाँ। तो काफी लोग इस बात को सपोर्ट करते हैं कि इमिग्रेशन बंद किया जाए या रोका, आई मीन नॉट रोका, बंद किया जाए, बट उसको रेगुलेट किया जाए। जैसे अब इतना ह्यूज नंबर्स आते हैं इमिग्रेशन को, वो कहते हैं स्किल्ड वर्कर्स और सेमी स्किल्ड वर्कर्स भी जो आते हैं, उनको सबको एक रेगुलेशन होना चाहिए, एक नंबर के हिसाब से होना चाहिए। ये नहीं कि अनरेगुलेटेड और इलीगल जो इतने हजारों की तादाद में आते हैं हर साल, उनको आप बसा देते हैं, उनको भी लीगल कर देते हैं आफ्टर सम इयर्स, या इलीगल ही रहने देते हैं फॉर व्हाटएवर रीजन। तो ये सब मुद्दे हैं। और हाल ही में मैंने देखा था, कोई पता नहीं सही था या नहीं, एक वीडियो देखा था जिसमें हजारों की तादाद में न्यूयॉर्क की जो बैक लेन्स हैं, जो उनके क्या कहते हैं घेटो वाले एरियाज हैं, उनमें हजारों की तादाद में इमिग्रेंट सड़कों पे लेटे हुए हैं। तो एक ये इमेज भी जो है अगर सही है, तो ये एक मुझे लग रहा है कि एक ये वहाँ के लोगों को बहुत कंसर्न है कि हमारे देश में जो सबसे अमीर देश है और सबसे सुपर पावर है वर्ल्ड में, सोलर पावर है इस वक्त, तो इस टाइप का जो नज़ारा है, लोग वहाँ के काफी इससे परेशान है, और उससे जो लॉ एंड ऑर्डर और क्राइम और इसकी चीजें जो बढ़ावा मिलता है, इससे भी लोग परेशान हैं वहाँ पे। तो कुछ चीजें हैं जो जिनके ऊपर वो यूथ इनको सपोर्ट करते हैं, लेकिन जो बिल्कुल बंद करना चाहते हैं, वो कभी कहते हैं बिल्कुल कोई सिर्फ वाइट्स हो और सिर्फ वो हो, उस टाइप का जो है, उसकी वजह से काफी लोग उनके अगेंस्ट भी हैं कि ये वो बहुत ही नैरो एक व्यू कभी कभी लेते हैं, लेकिन आगे चल के क्या करते हैं वी डोंट नो। प्लस इकोनॉमिक उसमें भी हाँ बिल्कुल ट्रांजैक्शन उनका अप्रोच है, लेकिन फिर भी कुछ लोग जो हैं वो उनकी इस बात पे भी सपोर्ट करते हैं कि अमेरिका उससे बेनिफिट करेगा और लोग ना भी करें। तो उनको लगता है कि ये एक अच्छा तरीका इन्होंने निकाला है अमेरिका का इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए, तो उसके लिए भी सपोर्ट है। तो कह नहीं सकते कैसे, इसीलिए हम देख रहे हैं कि इक्वल ऑलमोस्ट सपोर्ट है इनकी भी पॉलिसीज के लिए। और जैसे संजीव जी ने कहा, ये बिल्कुल एक बहुत बड़े उद्योगपति थे, तो लोग उनको थोड़े एक एडमायर भी करते हैं कि इतना इन्होंने वेल्थ क्रिएट अपने लिए कर दिया, तो देश के लिए भी शायद कर पाए। तो ये भी वहाँ पे मुझे लग रहा है काफी लोग मानते हैं कि ये देश के लिए अच्छा, इकोनॉमी के लिए अच्छा है। और जहाँ तक इंडिया का सवाल है, वो तो हम तो जो भी आएंगे उनके साथ हम काम करेंगे। ठीक है, लेकिन ये बहुत अहम विषय है जिस बात का जिक्र भी मंजू जी कर रही थी कि वो अमेरिका फर्स्ट की बात करते हैं, अमेरिकन फर्स्ट की बात करते हैं। अब सवाल इस बात को लेकर है, जिस बात का जिक्र उन्होंने किया कि देखिए यहाँ की जो जॉब्स हैं वो बाहर के लोगों के पास जा रही है, पहले अमेरिका के लोगों को ही प्रायोरिटी दी जाएगी, प्राथमिकता दी जाएगी, उसका जिक्र उन्होंने किया। देखिए हर देश के जो नागरिक होते हैं वो चाहते हैं कि सबसे पहला हक उनके संसाधनों पर, वहाँ के गवर्नमेंट के जो भी तमाम नीतियां रीतियां रहती हैं उस पर उनका रहे, तो वो बाहर के लोगों को एक्सेप्ट नहीं करते, और जो उनकी बातें करता है लोग उनको पसंद करते हैं। तो ऐसे में जब डोनाल्ड ट्रंप साफ तौर पर, स्पष्ट तौर पर उनकी बात कर रहे हैं, उनका जिक्र कर रहे हैं, उनको आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो ये कितना बेनिफिशियल रह सकता है संजीव जी उनके लिए? जी निश्चित रूप से उनके लिए ये एक बड़ा प्लस पॉइंट रहा है। और हमने देखा था कि 2016 में जब वो हिलरी क्लिंटन के विरुद्ध चुनाव लड़ रहे थे, तो उस समय उन्होंने फॉरगॉटन पीपल की बात कही, और फॉरगॉटन पीपल के नाम पे वो ऐसे लोगों की बात करते थे कि जो कि वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की पेरीफेरी पे हैं, ऐसे लोग जो कि फैक्ट्रीज में काम करते हैं, जो कि ऐसे लोग जो कि अनेक जो है कोल बेस्ड इंडस्ट्रीज वगैरह में विशेष रूप से काम करने वाले जो लोग थे, उनको वो अपील करते हुए नजर आते थे, उनको अप्रोच करते हुए नजर आते थे। और आप जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जब राष्ट्रपति बने तो वो पेरिस क्लाइमेट डील से उन्होंने अमेरिका को बाहर कर दिया, और उन्होंने ये हमेशा से इस बात का तर्क दिया कि जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो कोल बेस्ड इंडस्ट्रीज थी, उसमें जो वर्कर्स थे उनको बड़ी संख्या में अपनी जॉब गंवाना पड़ा, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो पेरिस क्लाइमेट डील के कमिटमेंट की वजह से अनेक जो फैक्ट्रीज को वहाँ बंद करना पड़ा, जिसकी वजह से लोगों की जॉब्स गई। यद्यपि कि अगर आप वैश्विक स्तर पर देखें
तो ये जो कदम था उनका पेरिस क्लाइमेट डील से बाहर आने का, वो कहीं से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के हित में नहीं था। और जब राष्ट्रपति बाइडेन सत्ता में आए तो उन्होंने फिर से अमेरिका को पेरिस क्लाइमेट डील में ज्वाइन कराया। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का ये जो अप्रोच है कि वो पहले चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, विश्व के हितों को हम बाद में देखेंगे, पहले हमारे अपने हित करने चाहिए, वो कई बार अमेरिका के वोटर्स को जो ऐसे जो लोग इनको फॉरगॉटन पीपल कहते हैं उनको काफी पसंद आते हैं। डोनाल्ड ट्रंप आप जानते हैं कि वो ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप TPP से भी बाहर आ गए थे, क्योंकि उनको लगता था कि जो एशियाई देशों के साथ जो अमेरिका की ये जो ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप है उससे अमेरिका के उद्योग धंधों को नुकसान हो रहा है, इससे अमेरिका को ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है और एशियन जो कंट्रीज हैं वो ज्यादा उसका लाभ उठाएंगे। इस वजह से उन्होंने TPP से भी बाहर अपने आप को कर लिया था। ईरान न्यूक्लियर डील से भी अमेरिका को बाहर कर दिया था, क्योंकि उनको लगता था इससे अमेरिका के सिक्योरिटी इंटरेस्ट प्रभावित हो रहे हैं और ईरान कहीं ज्यादा इम्बोल्डन होगा और ज्यादा शक्तिशाली बनेगा। तो ये उनकी जो सोच है वो अमेरिका के हितों को सबसे पहले रखना और विश्व के हितों को फिर बाद में देखना, सेकेंडरी रखना, वो जाहिर है कि उनको ये गाइड करता रहा है उनकी अप्रोच को। और जैसा कि हम डिस्कस कर रहे हैं, जैसा कि मेजर मैम ने कहा भी कि ये जो पूरी जो सोच है उनकी एक अलग तरीके की सोच है। हम जानते हैं कि एक अनकन्वेंशनल सोच रखने वाले जो नेता हैं, तो ऐसे में अब ये देखना होगा कि अमेरिका की, जैसे कि मैंने कहा कि जो अनडिसाइडेड वोटर्स हैं, जो स्विंग स्टेट्स हैं, वो इस बार उन्हें कैसा समर्थन देते हैं। लेकिन ये अवश्य है कि उनकी जो अमेरिका फर्स्ट की जो नीति है, जो उनकी एक आत्म केंद्रित नीति है, ट्रांजैक्शनल जो उनकी सोच रहती है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के आधार पर वो अपने निर्णयों को लेते हैं, वो कई बार अनेक जो सेक्शन ऑफ वोटर्स हैं वो उनको बहुत रास आता है, पसंद आता है। उनको ऐसा लगता है कि वो अमेरिका के हितों को आगे बढ़ाएंगे। और जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप कहते भी हैं, उनका मागा का एक कैंपेन है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो ये जो मैगा का जो पूरी सोच है उसके पीछे की उनकी जो कॉम्प्रिहेंसिव फिलॉसफी है, अमेरिका को आगे रखना, अमेरिका के हितों को पहले रखना, इत्यादि इत्यादि, वो अनेक लोगों को पसंद आता है। एक बात मैं और अवश्य ऐड करना चाहूंगा कि जहां तक आतंकवाद का प्रश्न है, डोनाल्ड ट्रंप की जो आतंकवाद के प्रति जो नीति है बहुत सख्त रही। डोनाल्ड ट्रंप जब सत्ता में थे तो उन्होंने इस्लामिक स्टेट को जो है इराक और सीरिया से, लीबिया से, जहाँ कहीं भी ये एक्टिव थे, उनकी बड़ी से बड़ी कार्रवाइयाँ की। अफगानिस्तान में बड़ी से बड़ी कार्रवाइयाँ की। अबू बकर अल बगदादी नामक जो ISIS का जो कुख्यात आतंकी था उसको उन्होंने मार गिराया था। और मेरा ऐसा मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप यदि फिर से राष्ट्रपति बनते हैं तो ये जो आतंकवाद की जो चुनौती है उससे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के बेहतर तरीके से डील कर सकता है और बेहतर तरीके से उससे निपट सकता है। और जाहिर है कि डोनाल्ड ट्रंप एक कंजर्वेटिव सोच रखने वाले नेता हैं, वो अमेरिका के हितों को सिक्योर करने के लिए वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में बड़ी से बड़ी कार्रवाइयां कर सकते हैं। और एक अन्य बात मैं ऐड करके अपनी बात समाप्त करूंगा कि जहां तक रशिया यूक्रेन के बीच के युद्ध का प्रश्न है, तो मेरा ऐसा मानना है कि यदि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो है चुनाव फिर से जीतते हैं तो इस युद्ध में जो शांति के जो आसार हैं, इस युद्ध के समाप्ति के जो आसार हैं वो काफी बढ़ जाएंगे और ये युद्ध समाप्ति की दिशा में बढ़ सकता है। वो कहते रहे कि यदि वो राष्ट्रपति बनेंगे तो 24 घंटे के अंदर ही ये युद्ध समाप्त करने की दिशा में बड़े कदम उठा लेंगे। तो वैदेशिक स्तर पर अगर देखें तो कई ऐसे फ्रंट्स हैं जहां पर डोनाल्ड ट्रंप यदि सत्ता में आते हैं तो ऐसे विषयों पर बड़े परिवर्तन आप देख सकते हैं। आतंकवाद और रशिया यूक्रेन के युद्ध के संदर्भ में हम बड़े परिवर्तन देख सकते हैं। नहीं, यही सवाल मेरा यहाँ पर मंजू जी से है। मंजू जी, एक आखिरी सवाल, क्योंकि हम कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में, सवाल इस बात को लेकर, अगर डोनाल्ड ट्रंप आते हैं तो रूस यूक्रेन युद्ध पर क्या असर पड़ेगा इसका? उम्मीद तो है, जैसे संजीव जी ने भी कहा कि अब बिल्कुल ये उम्मीद है कि वो इसको सोल्यूशन करके इसको बंद करना चाहेंगे। और वहाँ के लोगों को एक्चुअली जो अमेरिकन लोग हैं वो भी वॉर फटीग हो गई है, सब जगह वॉर फटीग हो गई है और वो समझ रहे हैं कि एक बहुत इम्पोर्टेंट एलिमेंट, एक इम्पोर्टेंट चीज है जिसको एड्रेस करना चाहिए। और मुझे लगता है ये इनको कमला हैरिस को भी इसको एड्रेस करना चाहिए कि सोल्यूशन कैसे इसका निकाला जाए और बंद किया जाए इस लड़ाई को। ऑल्सो द इजराइल हमास जो लड़ाई नॉन स्टॉप चले जा रही है, इसको भी उसको एड्रेस करना चाहिए। मेरे को लगता है तो लोग वहाँ के बहुत ही परेशान हैं और दुनिया परेशान है। तो शायद डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो जिन्होंने कहा है आई फाइंड अ सोल्यूशन एंड आई विल स्टॉप दिस वॉर, तो उम्मीद है कि वो उसको स्टॉप कर पाएंगे। और मुझे लगता है कि कमला हैरिस को भी
अगर वो आती हैं उनको भी इसको बिल्कुल बहुत एक टॉप प्रायोरिटी दे के इस वॉर को बंद करने की तरफ देखना चाहिए। और एक्चुअली अभी जो बाइडेन अभी ऑफिस में है, मुझे लग रहा है उनको भी उसको देना चाहिए कि बिफोर द इलेक्शंस अगर वो इसको एक सोल्यूशन अगर कर सके, फाइंड आउट कर सके और बंद करने का पीस सोल्यूशन चल रहा है। हम देख रहे हैं सब एफर्ट्स हैं, इंडिया का भी एफर्ट है, सबका एफर्ट है इस वक्त कि बंद किया जाए। तो अगर हो जाता है तो एक प्लस पॉइंट होगा इनकी डेमोक्रेट्स के लिए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने तो बड़ा क्लियरली कह दिया है कि वो इसको बंद करेंगे, लेकिन इन्होंने कमला हैरिस ने उससे कहा है कि बंद होनी चाहिए, पीस करने हम वर्क कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं कहा है कि मैं बिल्कुल उसको इंश्योर करूंगी। तो एक ये प्लस पॉइंट जाता है डोनाल्ड ट्रंप के लिए। बिल्कुल प्लस पॉइंट जाता है, लेकिन जनता इसे किस तरह से देखती है और अमेरिका के लोग कैसे इसको समझते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। मुद्दा में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।